Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. So, so today we are going to do geography part, that is our resources of our history book of class 8. So our resources. So first of all, what do you mean by resource? हम resource से समझते क्या हैं? सो रिसोर्स क्या है? ये एक एलिमेंट है इन्वायरमेंट का। जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, तो वो सारे चीज़ जो यूज़ होते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने में, वो सारे चीज़ हम रिसोर्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ ऑफ सम यूज़ और द अदर। For instance, food, clothes, furniture, books, and transport. Even many of the plants and flowers in the garden are of value to you, at the same time providing beauty to the environment. So, आप लोग ये फाइंड करोगे कि हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ यूज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ आते हैं। जैसे कि हम जैसे कह सकते हैं फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ हमारे यूज़ के लिए हैं। इवन बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स भी है जो कि गार्डन में एक वैल्यू देते हैं और सेम टाइम में क्या इन्वायरमेंट में बहुत ही सुंदर सा ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। So all the elements of the environment which can be used to satisfy our needs and are of value to us are called resources. ये सारा elements जो कि environment में available है, environment का सारा elements जो कि हमारे needs, हमारे ज़रूरतों को पूरे करते हैं और हमारे वो और एक हमारे value है, उसे हम कहते हैं resources. Human beings themselves are a resource because they use their knowledge and skills to transform materials available in our environment into resources. तो human beings themselves मतलब हम लोग खुद एक resource है। कैसे? हम लोग सोचते होंगे हम लोग कैसे एक resource है? जैसी बिकॉज जो हमारा नॉलेज है और जो हमारा स्किल्स है वो इन्वायरमेंट में जितने भी मटेरियल्स है उसे हम हमारे नॉलेज और स्किल से क्या करते हैं, एक रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। Thus, any material from nature becomes a resource as and when human find it useful and attach some value to it. Thus, any material जो नेचर में कोई भी मटेरियल है वो क्या एक रिसोर्स बन जाता है। कब बनता है? जब ह्यूमन उसे यूज़फुल, वो देखता है कि हाँ ये यूज़फुल है और अगर उसमें वही चीज़ में अगर कुछ वो वैल्यू पुट कर देता है तो वो क्या हो जाता है, वो मटेरियल एक रिसोर्स बन जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वाटरफॉल्स वर जस्ट रिवर्स टम्बलिंग डाउन स्लीप स्टोव्स विथ नो रियल यूज़। दे बिकेम अ रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं जो वाटरफॉल्स है वो अगर हम उससे कुछ नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या है, जस्ट एक रिवर है जो ऐसे ही पानी जिससे गिर रहा है और वो कोई रियल यूज़ के लिए नहीं। क्या यूज़ है उसका? कुछ नहीं, बट वो एक रिसोर्स बन गया है। कब? जब ह्यूमन बींग्स अपने नॉलेज और स्किल से हेल्प ले करके, मतलब अपने नॉलेज और स्किल से क्या किए, इन्वेंट किए एक टेक्नोलॉजी के जैसे ही वाटर जितना फोर्स से वो गिरेगा उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। So thus we can say that human beings themselves are a resource. Now, so we can say that natural elements that are used to produce something have economic value. तो हम ये कह सकते हैं कि जो natural elements है जो यूज़ होता है कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने में, वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। नाउ समटाइम्स ह्यूमन अटैच एस्थेटिक वैल्यू टू सम नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन एंड सीज फॉर देयर स्किनिक ब्यूटी टू। ठीक है, कुछ क्या कभी कभी होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो एस्थेटिक वैल्यू डाल देते हैं, मतलब एक अपना आर्टिस्टिक वैल्यू, आर्ट वैल्यू एक नेचुरल एलिमेंट्स में डाल देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स और सीज। उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत एक ब्यूटी भी आ जाता है। तो human needs are not the same everywhere in the world, nor have they remained static over the years. With the progress of society and the advent of science, our material needs have increased manifold and have become more complex. तो human needs जो है वो हर टाइम हर जगह सेम नहीं होता है और ना ही वो क्या कहते हैं नहीं होता। यस, तो विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी में प्रोग्रेस आया और भी साइंस का एडवेंट आया, तो जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो गया, और ज़्यादा उसको ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया।
तो द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन, तो हमें एक रिसोर्स को यूज़ करने के लिए क्या क्या उसमें डिपेंडेंट होता है। तो पहला है कि द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन, हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस रीजन में पीपल को किस चीज़ का नीड है, वो लोग का नॉलेज और वो लोग का द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोजेस, और वो कितना टेक्नोलॉजी पोजेस कर सकते हैं। ये तीन चीज़ एक रिसोर्स पे डिपेंड होता है, मतलब एक रिसोर्स को यूज़ करने के लिए डिपेंड होता है। पहले वो जानना हो कि वो रीजन में पीपल को किस चीज़ का ज़रूरत है। सेकेंड, देयर नॉलेज, उसका नॉलेज कितना है। एंड द थर्ड, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोजेस, वो कितना टेक्नोलॉजी पोजेस कर सकते हैं। नाउ द मिनरल डिपॉजिट्स इन अफ्रीका वर नॉट वैल्यूबल टू द नेटिव्स एज दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर यूज़। जो मिनरल डिपॉजिट है अफ्रीका में वर नॉट वैल्यूबल टू द नेटिव्स, मतलब कि वहाँ के पीपल्स के लिए वो वैल्यूबल नहीं थे। कौन क्या मिनरल डिपॉजिट्स। सो हाउ, हम लोग ये सोच सकते हैं क्यों नहीं वहाँ पे क्या कहते हैं वैल्यूबल क्यों नहीं थे वहाँ के ये के लिए। तो क्योंकि दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर यूज़, उन्हें पता ही नहीं था कि हाउ टू यूज़ मिनरल डिपॉजिट, ये मिनरल डिपॉजिट का वो लोग करे क्या। तो ये बताया ना कि रिसोर्स किस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए, वो लोग का नॉलेज में, तो वो लोग को नॉलेज ही नहीं था कि मिनरल डिपॉजिट का करना क्या है। तो यही बता रहा है कि जो मिनरल डिपॉजिट है अफ्रीका में, वो लोग वहाँ के पीपल लोग का कुछ वैल्यू नहीं था उस पर, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं था कि हाउ टू यूज़ इट। तो when the European settlers explored and developed the mineral deposit, they became important resources। तो जैसे जैसे वहाँ पे यूरोपियन सेटलर्स आए, डेवलप किए, तब जाके मिनरल डिपॉजिट वो लोग का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना। In developed countries, resources have been utilized efficiently, while underdeveloped countries are yet to fully exploit their resources as they do not have the required technology। डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसोर्सेज जो है वो अच्छे तरह से यूटिलाइज़ हो गया है, मतलब अच्छे तरह से वो लोग उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज़ में। और बाकी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग जो भी वो लोग के पास रिसोर्सेज है फुल्ली बर्बाद कर रहे हैं उसको एक तरह से, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है कि क्योंकि वो लोग के पास रिक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी होता है वो है ही नहीं, और वो लोग के पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ दे विल यूटिलाइज इट। Now the importance and use of a particular resources also changes with time। ठीक है, जो importance और इम्पॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज का, वो भी टाइम से चेंज होते रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइडेड ओनली टिम्बर एंड फायरवुड टू दी लोकल्स। ठीक है, जो पहले हमारा इंडिया था वो क्या सिर्फ टिम्बर और फायरवुड ही लोकल्स को प्रोवाइड करता था। टिम्बर और फायरवुड इन द सेंस कि जिससे जो क्या कहते हैं फायर बर्न करने में जो ये होता था, हेल्प्स करता था, उसको कहते हैं हम टिम्बर और फायरवुड। तो बस इतना ही प्रोवाइड करता था इंडियन फॉरेस्ट। After being converted to national parks, not only do they preserve the flora and fauna, they also promote tourism and generate a lot of income। ठीक है, जैसे ये नेशनल पार्क्स बनना स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, वो बस फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, तो ये सब को बस वो प्रिजर्व नहीं करने लगे, यहाँ पे टूरिज़्म भी होने लगा, मतलब पीपल्स विजिट करने लगे और लॉट ऑफ इनकम लॉट ऑफ इनकम जनरेट होने लगा। तो देयर फॉर द टर्म रिसोर्स डज नॉट रेफर to a thing or a substance but to its function or its ability to fulfill human needs। therefore हम कह सकते हैं जो टर्म रिसोर्स है वो एक थिंग और सब्सटेंस में रिफ़र नहीं करता है, बट उसका फंक्शन और उसका एबिलिटी जो हमारे ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। Now we will see types of resources। तो according to nature of resources के according ये 3 types में divided है, classified है। एक हो गया natural, second human and third human made। So first we will see natural resources। So through the word only we can see that natural resources मतलब of course ऐसा resources जो nature से obtained होता है उसे हम natural resources कह सकते हैं, हम उसके word से ही उसे समझ सकते हैं। तो on the basis of their origin, उसके origin के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि natural resources जो है वो classified है 2 types में, biotic और abiotic।
तो हम बहुत अर्लियर क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। बायोटिक को हम एक इन द सेंस कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक को हम कह सकते हैं नॉन लिविंग। अब बायोटिक रिसोर्सेज, तो these are obtained from living organisms such as plants and animals. They include forest products, grasses, herbs, crops, wild and domestic animals. ठीक है, ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है ये ऑब्टेन क्या कहाँ से किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रासेस हो गया, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे नीड्स, हमारे रोज़ के नीड्स में जो भी हमारा क्या कहते हैं नीड्स होता है उसको ये सेटिस्फाई करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑल दी बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजेनरेट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दस दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सारा बायोटिक रिसोर्सेज जो है उसमें ये कैपेसिटी होता है कि वो उसे रिप्रोड्यूस कर सकते, मतलब अपने जैसा एक 2 कॉपी और एक प्रोड्यूस कर सके और रीजेनरेट कर सके एक विद इन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दस वी कॉल देम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि हाँ इसका ये क्या कहते हैं क्या रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब 2 कॉपी उसका सेम टू सेम दूसरा कॉपी भी रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, ये रीन्यूएबल रिसोर्स हो गए। अब आते हैं हम एबायोटिक रिसोर्सेज में। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल इन्वायरमेंट। ये किससे ऑब्टेन किया गया, नॉन लिविंग से, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज। ह्यूमंस यूज देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हम लोग ह्यूमंस लैंड और सॉइल, वाटर, ये सब हम लोग या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि देखो लैंड तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन द लैंड। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो प्लांट्स एंड फॉर डूइंग फार्मिंग, for agriculture purpose. Then water and air is the essential use। हमारे लाइफ का ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और रॉक्स, मिनरल्स, so these are all abiotic resources, we are using them directly or indirectly. Now some abiotic resources like minerals are non-renewable while some of them like water and air are renewable। ठीक है, जैसे कुछ कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज है, जैसे हम कह सकते हैं मिनरल्स, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये सब क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। और जैसे हम वाटर और एयर कह सकते हैं ये रिन्यूएबल है, मतलब कि हाँ ये चीज़ सॉइल, एयर और वाटर ये हमारे बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये अभी तुरंत ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, वाटर एंड सैंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर कॉन्टीन्यूअस यूज़। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज है जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड, सैंड, ये क्या एग्जॉस्ट नहीं होते, थक नहीं जाते हैं बहुत सारे यूज़। जैसे हम सनलाइट दिन भर ले रहे हैं तो वो थक नहीं जाते, ये नहीं बोलते कि हम और सनलाइट नहीं दे पाएंगे तुमको। या फिर वाटर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है कि पूरे दुनिया में एक ही बार पानी ख़त्म हो गया। हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं कहीं हो जाता है ड्रॉट्स वगैरह के कारण, बट नॉट इन द होल वर्ल्ड दैट वो बोल जाता है पानी कि हम थक गए और हम पानी नहीं दे पाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, मतलब जो एग्जॉस्ट नहीं होता है, जो थकता नहीं है बहुत यूज़ करने के बाद भी, उसे हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल। Now some resources are limited in supply and get diminished after every use, but they have the capacity to reproduce and regenerate within a period of time। हाँ, कुछ कुछ resources limited होता है सप्लाई के लिए, और कुछ यूज़ करने के बाद वो थोड़ा ख़त्म हो जाते हैं, मगर हाँ वो लोग पे ये कैपेसिटी होता है कि वो लोग अपने जैसा सेम टू सेम एक कॉपी रिप्रोड्यूस कर पाए। सो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
They include biotic resources like plants, animals, and humans. Now, non renewable resources. Some resources get completely exhausted after use and cannot be replaced. ठीक है, कुछ कुछ रिसोर्सेज जो होता है वो कंप्लीट एग्जॉस्ट पूरे थक जाते हैं और हम लोग उसे क्या दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते. तो दीज आर दी एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम इसे एग्जॉस्टेबल कहते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम यूज़ करने के बाद वो थक जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Some of the minerals like iron, gold and silver can be recycled with the help of technology. हाँ, कुछ कुछ जो मिनरल्स है जैसे कुछ कुछ मिनरल्स है जो कि एग्जॉस्टेबल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल है, ये थक जाते हैं और यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आयरन, कॉपर, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ये सब रीजनरेट नहीं हो सकते या फिर रिप्रोड्यूस या अपने जैसा टू कॉपी और प्रोड्यूस नहीं कर सकते. बट कुछ कुछ मिनरल्स है जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब रिसाइकल हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से. ठीक है. सो व्हाट वी हैव सीन दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या था, इसमें था कि यस दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड सो दे आर इनएग्जॉस्टेबल. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये दीज गेट एग्जॉस्टेबल सो दीज आर exhaustible resources or non-renewable resources. Now, on the basis of their stage of development, natural resources can be classified as potential and actual resources. अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अगर बेसिस से हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है. क्या हो गया, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स. So, potential resources. These are resources which exist in a region and could be used in the future but have not been developed yet to their full potential. ऐसा resources जो कि उस region में exist करता है and could be used in the future, और हाँ हम उसे future में use कर सकते हैं, but ये अभी जो प्रेजेंट में है ये फुल्ली डेवलप्ड अभी नहीं हुआ है, फुल्ली उसका पोटेंशियल अभी नहीं है, वो रखा गया है, एग्जिस्ट करता है वो रीजन में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में. फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल्स विच कुड बी हार्नेस्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट एट प्रेजेंट हैव नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं बताया कि अफ्रीका में न्यूमरस वाटरफॉल्स है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है जो कि फ्यूचर में उसे हम हार्नेस करके, ठीक है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं. अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं आया है तो वो रखा गया है, बट क्या मतलब वो क्या हुआ, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो वो फ्यूचर के लिए उसे हम ये करके रखे हैं, वो एग्जिस्ट करता है अभी अफ्रीका में. तो द वाटरफॉल्स आर दस अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अफ्रीका. जो एक वाटरफॉल है वो क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया अफ्रीका में. तो टू डेवलप पोटेंशियल रिसोर्सेज फुल्ली अ डिटेल्ड सर्वे इज़ रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो अगर हम एक पोटेंशियल रिसोर्स को फुल्ली डेवलप करना चाहते हैं तो उसे हम डिटेल सर्वे से उसमें कितना क्वांटिटी और कितना क्वालिटी रिक्वायर होता है वो हमें ये करना पड़ता है. नाउ एक्चुअल रिसोर्सेज. तो दीज आर रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज एज देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन प्रॉपरली असेस्ड थ्रू डिटेल सर्वे. ऐसा रिसोर्सेज जो कि हम अभी प्रेजेंट में अगर हमें कुछ काम आए तो हम उसे एक्चुअल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका क्वांटिटी और उसका क्वालिटी अच्छे तरह से असेस्ड हो चुका है एक डिटेल सर्वे से. तो फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया. ठीक है, जैसे कि कोल, आयरन और ये सब हम अभी प्रेजेंट में अगर हम चाहे तो कोल यूज़ कर सकते हैं. ये तो हमारा पोटेंशियल नहीं है कि हाँ ये अभी डिटेल सर्वे से उसका क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं पता चला है तो ये फ्यूचर में यूज़ होगा, नहीं. कोल और आयरन और हम अभी अगर चाहे तो वी कैन यूज़. तो दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज. The portion of the actual resource which can be developed profitably with available technology is called a reserve. अब on the basis of their distribution में natural resources classified है ubiquitous resource and localized resource. Ubiquitous resource क्या होते हैं? Ubiquitous resource are those that are found everywhere like sunlight and air.
यूबिक्विटिस रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जो हर एक जगह हमें मिल जाएगा, जैसे कि सनलाइट और एयर हो गया। और लोकलाइज्ड रिसोर्स आर दोज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, वैसे रिसोर्स जो कि एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स और डिपॉजिट ऑफ कोल। तो ये हाफ पार्ट था चैप्टर का। हम लोग अभी तक से बस नेचुरल रिसोर्स ही पढ़ रहे थे इतने देर से। उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ आए, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। पहले तो वो 3 टाइप में डिवाइडेड किया है रिसोर्स को, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, तो बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी इसको 2 टाइप में किया गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। देन वी सेड कि हाँ, फिर उसको बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसे 2 टाइप में किया है, पोटेंशियल और एक्चुअल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्विटिस एंड लोकलाइज्ड। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि अगले वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। सो आई होप कि आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो okay friends, for now, bye.